हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो उपन्यास हम कर रहे हैं जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक है ये आ जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का वानभट्ट की आत्मकथा। सबसे पहले इसके प्रकाशन की बात करेंगे तो 1946 है और इसके हम प्रमुख पात्र को देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये उपन्यास में ऐतिहासिक और काल्पनिक दो पात्र हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पात्र में जो आ जाते हैं हर्षवर्धन, कुमार कृष्णवर्धन, राजश्री, देवपुत्र, मिलिंद और फिर वानभट्ट आ जाते हैं खुद, जो कि ऐतिहासिक पात्र है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, घोर भैरव, सुचरिता, यहाँ पे जो ये आ जाते हैं काल्पनिक पात्र आ जाते हैं। ये सारे पात्र जो हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही प्रमुख पात्र हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी उतना ही पूर्ण दिखाया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे मतलब उपन्यास के पात्र के बारे में बताया। और फिर आजकल पंक्तियों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन किससे क्या पूछा है, जिसका मैंने पहले वीडियो बना दिया था। तो आज का जो हमारा इसकी हम पूरी कथा को बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने वाले हैं कि ये कथा की कहाँ से शुरुआत होती है। ये हम कथा की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये कथा की शुरुआत जो होती है ऑस्ट्रेलिया से एक आई हुई 68 वर्ष की मिस कैथेराइन है, जिनको कि भारत भ्रमण करते हुए एक पांडुलिपि मिलती है और कहा जाता है कि वो पांडुलिपि जाके लेखक को देती है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वो देती है। और कहा जाता है कि वानभट्ट की आत्मकथा में एक नज़र कहीं ना कहीं मिस कैथेराइन के जीवन के होने का भी आभास मतलब कराया जाता है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है। और ये उपन्यास जो है 7वीं सदी की काल्पनिक मतलब ऐतिहासिक काल्पनिकता का यहाँ पे मिश्रण देखा जाता है। अगर हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स तो ये हर्षवर्धन कालीन उपन्यास है। और थोड़ा सा अगर हम इसमें बात करेंगे, अब इसमें हम जो प्रमुख अब इसमें कथा पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जिसमें कि हम आ जाते हैं यहाँ पे ये हमारा वानभट्ट जी हैं। वानभट्ट का जो है बचपन में इनकी माता का डेथ हो गया था मतलब, और उसके बाद 14 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और ये इनके पिता जो थे वो वात्स्यायन वंश के जो है वो पंडित थे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इनकी विशेषता को लेकर तो इनकी विशेषता में इनका स्वभाव बहुत ही चंचल था, घुमक्कड़ टाइप के ये थे। इनको वनस्पति विज्ञान, साहित्य, नाट्यशास्त्र, पशु पक्षियों, बोलियों, अभिनय ये सब का पूरा भरपूर रूप से इनको ज्ञान था। इन्हीं सब के कारण ये बहुत ही लोगों में प्रचलित थे, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ये मान सम्मान पाते थे। ठीक है। तो और इसके बाद ये घुमक्कड़ थे। एक बार ये घूमते घूमते स्थानेश्वर गए थे, जहाँ पे कि इनका जो मुलाकात होता है ना फ्रेंड्स, ये वहाँ पे इनका मुलाकात न्यूनिया से होती है। न्यूनिया से होती है, वो देखकर ये वानभट्ट जो है ना बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं न्यूनिया से मिलकर। क्यों होते हैं उसके पीछे कारण ये होता है कि दरअसल जब ये उज्जैनी में रहते हैं ना तभी न्यूनिया जो होती है ना इसकी नाट्य मंडली में सम्मिलित होती है। लेकिन कुछ दिन एक ऐसा कारण आता है कि न्यूनिया कुछ बोलती है बात बात में, जैसे कि कुछ मजाक टाइप से, और जिसके बाद वानभट्ट उसकी बातों पे हंस देता है। लेकिन न्यूनिया को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, न्यूनिया के मन में ठेस पहुंच जाती है। तो वो उस वहाँ को छोड़कर चली जाती है, फिर बिना बताए हुए नाट मंडली में किसी को नहीं बताती है और इनफैक्ट इनको भी नहीं बताती, चली जाती है। लेकिन वानभट्ट उनको बहुत खोजने का कोशिश करता है, लेकिन वो उनको खोज नहीं पाता। और अब 6 वर्ष के बाद जब वो मिली तो वो पान बेचते हुए मिली, उसको बहुत आश्चर्यचकित होता है। लेकिन फिर भी वो दोनों जब मिलते हैं तो खुश ही मिलते हैं, खुश ही रहते हैं। और फिर वहाँ पे ये न्यूनिया बोलती है कि तुम्हें मैं भगवान ने मेरी हेल्प के लिए ही भेजा है। तो फिर ये वानभट्ट बोलते हैं कि तुमको मेरे से क्या हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे न्यूनिया बोलती है कि एक देव मंदिर का जो है ना उद्धार करना है। ठीक है। तो वह समझ जाते हैं देव मंदिर का अर्थ यहाँ पे बताया गया। फिर देव मंदिर समान यहाँ पे ये स्त्री को बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ये पूरा केंद्रित अगर हम पात्र को देखेंगे, यानी कि अगर हम ये बोल सकते मतलब मूल केंद्र बिंदु जो है इस उपन्यास का फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि नारी के सम्मान की रक्षा करना ही मतलब मेन केंद्र बिंदु हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसके बाद वो बताते हैं कि उनको मतलब कि उनकी रक्षा करना, तो वो समझ जाते हैं। फिर ये न्यूनिया जो है इनको बहुत सारी बातें बताती है, जिसमें वो बोलते हैं कि छोटे राजकुल में एक राजकुमारी को बचाना है, जिसको कि दासियों ने अपहरण करके और अपने राज्य में कैद करके रखा है। तो और जिस दिन ये दोनों मिलते हैं उस दिन जो होता है सबसे अच्छा मौका ये रहता है ना कि उस दिन जो है ना वो छोटे राजकुल में एक मतलब पार्टी होने वाला रहता है, फंक्शन होने वाला था, वो भी महिला का फंक्शन था। तो उस दिन से अच्छा मौका ऐसे नहीं मिलता जाने के लिए, तो इसीलिए ये दोनों साथ में जाते हैं वहाँ पे। जबकि वहाँ पे वानभट्ट को स्त्री के वेश में लिया जाता है और फिर वहाँ पे वो मतलब जो राजकुमारी रहती है उनको भी बचा लेते हैं। वो राजकुमारी कोई और नहीं रहती, वो राजकुमारी जो रहती है फ्रेंड्स वो भट्टिनी ही रहती है, जिसका नाम कि चंद्रधिति रहता है।
ठीक है। तो वो राजकुमारी को बचा लेते हैं। फिर वानभट्ट के बारे में उनको सच्चाई पता चलता है कि मतलब, क्योंकि वो तो वहाँ मतलब स्त्री के वेश में जाते हैं ना, ताकि कोई पहचान ना ले। तो फिर जब उनको बारे में पता चलता है, पहले तो वो राजकुमारी जो रहती है, वो ये राजकुमारी जो रहती है वो तो उस पर यकीन नहीं करती है वानभट्ट पे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस पर यकीन करती है। फिर ये दोनों बचते हुए एक साथ में सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो वहीं वहीं के आसपास की एक जो है सुभद्र भद्र नाम का एक आचार्य रहते थे। जिस आचार्य को जो है ना ये राजकुमारी जानती थी, ये इनके पापा के फ्रेंड थे, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप से मतलब जुड़ा हुआ है वो उनके साथ। लेकिन उसी तब तब जा करके इनको पता चलता है, यानी कि वानभट्ट को पता चलता है कि ये जो राजकुमारी है ये कोई नॉर्मली राजकुमारी नहीं है, ये जो है देवपुत्र वर्मिलन की कन्या, यानी कि उनकी ये बेटी है, ठीक है। उनको तब वहां पे इस बात का आभास होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो उनसे जाके मिलते हैं, यानी कि अभी जो बात कर रहे थे इसका सुभद्र भद्र के साथ आचार्य जो रहते हैं, आचार्य के साथ जाके मिलते हैं और उनको जाके ये बताते हैं। जो राजकुमारी उनको बोलने के लिए कहती है कि जाके आप उनको बता दीजिए कि मैं चंद्रधिति अभी जिंदा हूँ और मेरे पिता तक मुझे पहुंचाया जाए। तो फिर वहां पे जो आचार्य रहते हैं ना, आचार्य वानभट्ट से कहते हैं कि क्यों नहीं हम कृष्णदेव का हम मदद लें। तो कृष्णदेव के बारे में जैसे ही मतलब राजकुमारी को पता चलता है, राजकुमारी मतलब सहम से जाती है, वो नहीं चाहती कि हम कृष्णदेव से मदद रहे। उसके पीछे रीजन ये रहता है ना कि कृष्णदेव के ही राजवंश में मतलब कुल के लोग ने इनको इनको किडनैप किया था। तो वो ये नहीं चाहती कि मेरे को पहुंचाने के लिए मैं उन्हीं का हेल्प लूँ, लेकिन फिर भी जो है ना ये वानभट्ट जी जाते हैं और फिर उनसे कृष्णदेव से मदद मांगते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि राजकुमारी का मतलब ऐसा ऐसा कहना था। तो कृष्णदेव को काफी ही बुरा लगता है कि राजकुमारी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो वो ऐसा क्यों कह रही है, हम तो उनके भाई जैसे हैं, हम उनका हेल्प करेंगे, हम क्यों उसको किडनैप करेंगे। लेकिन फिर वो कृष्णदेव जो है ना वो फिर समझते हैं फ्रेंड्स की सच में अगर किसी के साथ ऐसा दुर्घटना होता है, उसी के फैमिली के लोगों ने उसको किडनैप करवाता तो कितना बुरा फील होता ना। तो फिर ऐसे करके वो उनको समझाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये वो कृष्णदेव जो रहते हैं वो इन तीनों को जो है ना मगध जाने का प्रावधान मतलब प्रस्ताव बोलते हैं कि हम तैयार करवाते हैं, आप लोग मगध जाइए। तो ये तीनों को मगध जाने के बारे में इन लोगों का व्यवस्था करवाते हैं। वही रास्ते में घोर भैरव और मतलब महामाया मिलते हैं। और महामाया का भी अगर हम थोड़ा सा कुछ देखें तो वो भी राजकुमारी ये रहती है और राजकन्या ही रहती है। और उसके बाद वो भी जो है ना देश सेवा के लिए सब कुछ को छोड़ देती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उनके साथ मिलते हैं और फिर वहाँ से भी काफ़ी बातचीत होती है। और फिर यहाँ पे ये तीनों जो है ना मगध पहुँचते हैं। ये तीनों अगर मगध पहुँचते हैं, पहुँचने के पश्चात जो है राजा हर्षवर्धन जो रहते हैं वो वानभट्ट, यानी कि ये जो वानभट्ट है राजा हर्षवर्धन वानभट्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वानभट्ट के बारे में वो हर्षवर्धन जो है ना बहुत पूर्वाग्रह पाल के रखे थे कि वो अच्छे नहीं है, ये वो बहुत सारा कुछ, ठीक है। तो जिसके कारण से वो और फिर वानभट्ट को भी वहां जाके अच्छा नहीं लगता है। तो खैर ये दोनों को वो यहाँ से पहुंचा के फिर वो स्थानेश्वर वहां पे वापस आ जाते हैं, यानी कि वहाँ आचार्य ने और कृष्णदेव ने उनको बोला था कि पहुंचा के वापस आ जाने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतते जाता है और फिर यहाँ पे जो है धीरे धीरे समय बीतते जाता है। और फिर ये हर्षवर्धन को जो होता है ना वो वानभट्ट की असलियत के बारे में पता चलता है कि कितने टैलेंटेड हैं ये, कितने अच्छे हैं, कितनी पूर्वाग्रह से। तो फिर वो इनके टैलेंटेड को मतलब बोलते हैं ना कि स्वीकार करके फिर इसको अपने राज्य में हर्षवर्धन जी जो है ना मतलब वो उनको अपने राज्य में जो है राज पंडित बना लेते हैं। फिर वहीं रह के जो उन्होंने हर्षचरित और हम बोल सकते हैं कि हर्षचरित और कुछ इसका ग्रंथ रहता है फ्रेंड्स, कादम्बरी, कुछ ग्रंथ की वो वहाँ पे रचना भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो एक विशेषता यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो ये वानभट्ट रहते हैं, वानभट्ट तो स्त्री को देवतुल्य मानते ही हैं, इसमें तो कोई दो बात है नहीं। वो हर स्त्री का मतलब कि सम्मान करते हैं, चाहे वो मतलब उन पे लालछन लगा हुआ हो, कैसे भी वो स्त्री हो, वो हर स्त्री में एक देवी का रूप मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो राजकुमारी के प्रति जो है ना एक अलग खिंचाव खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो राजकुमारी रहते हैं, राजकुमारी भी इनसे इनको मतलब हम ये बोल सकते हैं ना एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और न्यूनिया तो पहले से ही तो वानभट्ट को ये पसंद करती है, यानी कि यहाँ पे हमको ये त्रिकोणीय प्रेम का नजर आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको त्रिकोणीय प्रेम नजर आते हैं। जैसे कि भट्टिनी को ये पता है, भट्टिनी को ये पता है कि न्यूनिया जो है वो वानभट्ट को पसंद करती है। और न्यूनिया को भी ये बात पता है कि राजकुमारी जो है वो इसको वानभट्ट को पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं वानभट्ट भी राजकुमारी को पसंद करते थे। यहाँ पे ये त्रिकोण और पवित्र और हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना प्रेम का जो है ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल ना वासना से बिल्कुल भी नहीं, दिल से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे ये इनको मतलब प्रेम के बारे में भी दिखाया गया है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर ये तीनों साथ
साथ वहाँ पे महल में हर्षवर्धन के यहाँ ही रहते हैं। और वहीं पे एक बार एक नाटक खेला जा रहा था, इसी दौरान वो नाटक का नाम था रत्नावली। उस नाटक का विषय क्या था ये देखते हैं सबसे पहले। और उस नाटक में ये था कि दो नायिका रहती है और एक नायक रहता है। पहली नायिका जो रहती है ना, नाटक का जो उसमें रोल रहता है, दूसरी नायिका और नायक के हाथ में हाथ देकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो जब ये नाटक खेला जा रहा था, तो यहाँ पे ये रत्नावली जो थी, ये सॉरी फ्रेंड्स, रत्नावली नहीं, न्यूनिया जो थी, न्यूनिया न्यूनिया जो ना पहली नायिका का रोल निभा रहे थे, और ये दूसरी नायिका का रोल निभा रहे थे। कौन? भट्टिनी, जिसको कि हम धीति ये कहते हैं। क्या इनका नाम है? राज, इनका नाम है चंद्रधीति। हाँ, राज चंद्रधीति। और ये तो नायक हो ही गए, तो ये इनका हाथ इनके हाथ में दे देते हैं, और न्यूनिया वहीं अपना शरीर को छोड़ देती है। तो लेकिन ये तो एक नाटक था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हकीकत में उनको बदल देता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन ये लोग कभी सोचे नहीं थे कि मतलब कि हम लोगों के साथ कभी ऐसा भी समय आएगा कि हम तीनों एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तीनों का प्रेम जो था ना, वो दिल से था, ठीक है, वासना युक्त बिल्कुल भी नहीं था। एक मतलब बोल सकते हैं ना, स्वच्छंद वाला प्रेम था, एक आदर्श वाला प्रेम था, हम ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जब इनका यहाँ पे डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये दो दो ही बचते हैं, यानी कि ये भट्टिनी बचते हैं और फिर वानभट्ट। तो ये दोनों अपना ज़िंदगी नया शुरू करना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये वानभट्ट जो है ना, वो इसको सॉरी फ्रेंड्स, भट्टिनी को यानी कि चंद्रधीति को लेकर साथ जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पिता इनको जाने नहीं देते हैं। तो वानभट्ट वहाँ से अकेले चला जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ नहीं रहता है, फिर वो वहाँ से जाना चाहता है। तो फिर ये जब जाते हैं, जब ये अकेले जाता है, तो फिर वहाँ से भट्टिनी बोलती है कि जल्दी आना। तो फिर ये वानभट्ट बोलता है कि मन में सोचता है कि क्या फिर से मिलना होगा, मतलब ऐसे टाइप से ये सोच, लेकिन बोलते कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये कथा का मतलब कि ये कथा खत्म हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में मतलब कि बताने का मतलब एक बोल सकते हैं ना, एक सार के रूप में कोशिश किया है। और किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब कि एक उपन्यास को मतलब बता देना जस्ट वही रहता है, फिर ये नहीं हो सकता। ये तो ये होगा ना कि मतलब कि जो उपन्यासकार है, जो रचना है, उसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो वैसा तो कभी हो नहीं सकता है कि उनको चैलेंज कर सकें। तो बस ये है कि एक कथा को मैंने मतलब कि सुनाने का कोशिश किया यार। ये तो मेरी बहुत ही छोटी सी प्रयास है। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। कथा का कुछ सार को समझ में आएगा, कि जिसके पास उपन्यास नहीं भी है या फिर कहीं पे लॉन्ग भी है तो उससे भी। तो आई होप मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, त्रिकोणीय प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है, मतलब इसमें जो इसके अंतर्गत है उनको। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।